पहले मैंने सोचा कि मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मैनिफेस्टो और उनके किए हुए कार्यों का एनालिसिस करूंगी। जब मैंने कांग्रेस का 2024 मैनिफेस्टो पढ़ा, जिसे वो न्याय पत्र कहते हैं, एक्चुअली में ये न्याय पत्र कम अन्याय पत्र ज़्यादा लग रहा है, जिसमें इन्होंने अपोजिशंस के बनाए सारे लॉज को रिवर्स करके अपनी एकमात्र पॉलिसीज में बनाई है। इसमें आपको कुछ नया, कुछ अलग नहीं दिखेगा, सिवाय उन पॉलिसीज़ के जो अपोजिशंस ने बनाई हुई है, और उसे रिप्लेस करके अपनी न्यू पॉलिसीज़ उसमें ऐड की हैं। अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूँ तो वो ये कि जो वन नेशन वन इलेक्शन लॉ को जो बीजेपी लाना चाहती है, वही कांग्रेस बोल रही है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन को नहीं लाने देंगे। बीजेपी की बनाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसे रिप्लेस करके ये नई एजुकेशन पॉलिसी बनाना चाहते हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा में भी चेंजेस किए हैं। जीएसटी की जगह जीएसटी 2.0 लाएंगे। यहाँ बीजेपी यूसीसी को लाना चाहती है, वही कांग्रेस यूसीसी को नहीं लाने देना चाहती है। और तो और डिफेमेशन यानी मानहानि को अपराध मुक्त बनाएगी, ऐसा लिखा है उनके मैनिफेस्टो में। अब सोचने वाली बात यह है कि क्यों मानहानि को गुनाह नहीं माना जाएगा? आखिर क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई थी और कोर्ट ने उन्हें मानहानि के केस में दोषी साबित किया था, और शायद यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इस पॉलिसी को लाने का। वैसे ये लॉ तो खुद ब्रिटिश टाइम से चली आ रही है, कभी इसमें चेंजेस नहीं हुए, पर इस बार इसमें चेंजेस की गई है क्योंकि वो दोषी साबित हुए हैं और वो नहीं चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि इसे नॉन क्रिमिनलाइज कर देते हैं। ज़्यादातर हाईलाइट्स रूलिंग गवर्नमेंट की पॉलिसीज को रिवर्स करके अपनी तरीके से इसमें चेंजेस लाना चाहती। ज़्यादातर हमें यही देखने मिले। पहले से कांग्रेस इनके मैनिफेस्टो को लेकर न्यूज़ में है और उनके बनाए हुए मैनिफेस्टो पर उठ रहे क्वेश्चंस का आंसर और क्लैरिफिकेशन देते हुए दिखाई दे रही। और तो और इनके मैनिफेस्टो में ये तक लिखा है कि दल बदलने पर, यानी एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन करने पर सदस्यता खत्म करने का प्रोविजन लाया है। अब ये कानून लाने के पीछे भी एक रीज़न ये है कि कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स उनकी पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उसी चीज़ पर वो एक्शन लेना चाहते हैं, या फिर ये कहूँ कि बदला लेना चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो अब है जो मैं आपको बताऊंगी। उनके एक सेक्शन में माइनॉरिटीज़ के लिए पॉलिसीज़ बनाई हैं। वैसे अगर इतिहास को उठाकर देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़कर किसी भी दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी जैसे कि पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, उनके लिए कभी कुछ नहीं किया, ना कभी उनके भाषणों में कभी इनका नाम सुनने मिलता है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने अपनी माइनॉरिटी सेक्शन के इंट्रोडक्शन में जो लिखा है वो ये कि कांग्रेस का मानना है कि तानाशाही और बहुसंख्यकवाद के लिए इस देश में कोई जगह नहीं। ऐसा इसके इंट्रोडक्शन के पार्ट में लिखा है। दैट शोज कि एक पर्टिकुलर सेक्शन या कम्युनिटी और कास्ट बेस्ड पॉलिसी की बात कही है। और एक जिम्मेदार गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है? उनकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो देश की सभी कम्युनिटी को एक साथ लेकर चले, तभी देश में एकता बनी रहेगी। पर इनकी हमेशा से एक ही पॉलिसी रही है, देश को हमेशा धर्म और जाति में बांटा है। हमेशा आपको उनके भाषण में जाति और धर्म, इन्हीं मुद्दों पर उनको आपके भाषण देते हुए सुनेंगे, तब से जब से इंडिया आज़ाद हुआ है। और जो बात उन्होंने कही है कि बहुसंख्यकवाद के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है, ये बहुसंख्यक कौन है और ये बहुसंख्यकवाद क्या है? ये सब तो डायरेक्टली उन मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए है जो कि हिंदू है। उनके लिए इस देश में कोई जगह नहीं है, ऐसा वो कैसा कह सकते हैं? अगर इस बहुसंख्यकवाद को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो बहुसंख्यकवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका एजेंडा होता है और ये दावा करता है कि बहुसंख्यक, चाहे वो किसी भी धर्म, भाषा का हो या सामाजिक वर्ग या जनसंख्या की अन्य श्रेणी पर आधारित होता है, और ऐसी विचारधारा समाज में बहुत बुरा इफेक्ट डालती है। हाल ही में इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत कर को लेकर एक बड़ा इशू चल रहा है, और राहुल गांधी ने भी अपने स्पीचेस में भी इनकम और धन, जैसे कि सोना चांदी सिटीजन्स के पास कितना है, उसका सर्वे किया जाएगा, ऐसा कहा। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो हर एक की कमाई हुई प्रॉपर्टीज उसका कांग्रेस सर्वे करेगी, उससे रिलेटेड अपने कानून बनाएगी। अगर देखा जाए राहुल गांधी जी का स्पीच और सैम पित्रोदा का इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर स्टेटमेंट मेजरली उसी टाइम पर आया है। अगर टाइमिंग देखी जाए, दोनों की ये स्पीच 2024 इलेक्शन के दौरान ही आई। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is left by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. तो ऑब्वियसली इसका कहीं ना कहीं रिलेशन तो हम देख पा रहे हैं।
अगर उनका मैनिफेस्टो देखें तो डायरेक्ट इनहेरिटेंस टैक्स वर्ड का कहीं मेंशन नहीं है, पर एक पॉइंट में उन्होंने ये लिखा है कि वी विल एड्रेस द ग्रोइंग इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम थ्रू सुटेबल चेंजेस इन पॉलिसीज। इसका मतलब ये कि हम नीतियों में उपयुक्त बदलाव के माध्यम से धन और आय की बढ़ती असमानता को संबोधित करेंगे। पर ये गहरी सोचने वाली बात है कि जिस तरह के स्टेटमेंट कांग्रेस एडवाइजर सैम पित्रोदा की तरफ से आ रहे हैं, जो डॉक्टर मनमोहन के टाइम पे उनके एडवाइजर रहे हैं और कैंपेनर भी हैं, वो ये कहते हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स जो अमेरिका में लागू है, जहाँ इस टैक्स के अंदर आपकी प्रॉपर्टी चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो या किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी हो, उसका सर्वे होता है और उस 100% प्रॉपर्टी में से 55% हिस्सा गवर्नमेंट ले लेती है और बाकी का हिस्सा उस व्यक्ति को जाएगा जो इसका मालिक है। ज़रा इमेजिन कीजिए, आपकी जीवन भर की कमाई हुई संपत्ति, आपके माँ बाप ने मेहनत से कमाई हुई संपत्ति, उसका आधा हिस्सा गवर्नमेंट ले लेगी, तो आपके पास आधी बची हुई प्रॉपर्टी किस काम की? क्योंकि वो प्रॉपर्टी घर के मेंबर्स के बीच में डिवाइड होगी, तो आखिर में आपके पास प्रॉपर्टी ही कितनी बचेगी? ये सोचने वाली बात है। जो अमेरिका में बैठकर अमेरिका के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, जिस तरह ये इनहेरिटेंस टैक्स अमेरिका में लागू है, उसी तरह ये इंडिया में लागू होनी चाहिए, जिससे देश में समानता आएगी, इक्वालिटी आएगी। तो फिर अमेरिका में इनइक्वालिटी 2 गुना कैसे बढ़ी है? रिसर्च भी यही बताते हैं कि अमेरिका में इनइक्वालिटी बढ़ी है एंड अकॉर्डिंग टू सेंसस ब्यूरो एस्टिमेट 1980 से 2016 के बीच 20% इनकम इनइक्वालिटी बढ़ी है। कई अलग अलग रिसर्च भी यही बताते हैं कि यूएस में इनइक्वालिटी विद द टाइम बढ़ी है। फिर भी सैम पित्रोदा जैसे एडवाइजर ऐसे टैक्स को इंडिया में लागू करने की बात करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया की सिचुएशन जहाँ इक्वालिटी तो नहीं आएगी पर इनइक्वालिटी और भी ज़्यादा हो जाएगी। जिस तरह अमेरिका में इनइक्वालिटी बढ़ी है उसी तरह ये बढ़ जाएगी। अगर कांग्रेस का 2009 का मैनिफेस्टो देखें तो उन्होंने कहा था कि वो जीएसटी बिल एंड डायरेक्ट टैक्स कोड बिल लाएंगे, पर पावर में आने के बाद ना कोई जीएसटी लाई ना कोई डायरेक्ट टैक्स कोड बिल। 10 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेंगे ऐसा प्रॉमिस किया था, वो भी प्रॉमिस उन्होंने पूरा नहीं किया। और तो और कांग्रेस ने कहा था 0 टॉलरेंस पॉलिसी लाएंगे टेररिज्म के अगेंस्ट, वो भी झूठा प्रॉमिस किया गया। फ्री मेडिसिन देने का भी वादा किया था। ऐसे कितने ही बातें अपनी मैनिफेस्टो में लिखी, उसे कभी पूरा किया ही नहीं। और भी ऐसे कई प्रॉमिसेस थे जो कभी पूरा नहीं किया गया। 2014 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो वो भी कुछ खास नहीं था। उसमें उन्होंने गरीबी हटाएंगे, नौकरियां देंगे वगैरह वगैरह, वही सेम चीज़ें आपको उनके मैनिफेस्टो में दिखेगी। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने 55 ईयर्स तक रूल किया पर गरीबी कभी कम नहीं कर पाए। अगर बीजेपी गवर्नमेंट की 2014 और 2019 का मैनिफेस्टो देखे तो उसमें उन्होंने सारी प्रॉमिसेस जो उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में लिखी थी, जैसे कि नेशन फर्स्ट पॉलिसी जिसमें आर्टिकल 370 0 टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, स्वच्छ भारत रेलवे, मेक इन इंडिया, जीएसटी, टूरिज्म, जल शक्ति मिशन, मेकिंग हेल्थ एक्सेसिबल, राम मंदिर, इन सब प्रोमिसेस को उन्होंने पूरा किया है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखे हर काम को पूरा किया है। और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसका काम चल रहा है, जैसे कि मेकिंग इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, डबलिंग फार्मर्स इनकम। इस पर अभी तक कोई प्रॉपर गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं बनाई गई। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट ने 90 to 95% अपने प्रोमिसेस को कंप्लीट किया है। आपका इस मैनिफेस्टो के बारे में क्या कहना है? डू कमेंट ऑन इट।